Hi everyone, welcome to advanced level Angular interview questions part A. So here first question is explain Angular's change detection mechanism. So Angular में change detection का काम है कि DOM को अपडेट करना जब भी कोई डाटा चेंज हो. ओके. सो जब भी हम Angular में कोई कंपोनेंट रेंडर करते हैं तो वो कंपोनेंट ट्री के अंदर आता है. ओके. देन Angular का चेंज डिटेक्शन हर कंपोनेंट के अंदर चेक करता है कि कोई डाटा चेंज तो नहीं हुआ. अगर कुछ भी चेंज डिटेक्ट होता है तो एंगुलर सिर्फ उस पार्ट को अपडेट करता है, पूरे डोम को अपडेट नहीं करेगा, सिर्फ उस पार्ट को अपडेट करेगा. ठीक है. मीन्स कि पूरे पेज को फिर से रीलोड नहीं करेगा, फिर से अपडेट नहीं करेगा, सिर्फ उस पार्ट को अपडेट करेगा जहाँ पे चेंज डिटेक्ट हुआ है. ओके. तो अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है. तो एंगुलर में ना एक स्पेशल क्लास होती है एप्लीकेशन रेफ. ठीक है. जो चेंज डिटेक्शन साइकिल को ट्रिगर करती है. और हर कंपोनेंट के अंदर एक व्यू होता है जो जॉन डॉट जेएस की हेल्प से चेंजेस डिटेक्ट करता है. जब भी कोई इवेंट, मान लो कोई क्लिक हुआ या एपीआई कॉल हुई या यूज़र इनपुट हुआ, ठीक है, तब एंगुलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि डेटा चेंज हुआ है या नहीं हुआ. अगर डेटा चेंज होता है तो सिर्फ उस रेलेवेंट कंपोनेंट का डोम अपडेट होता है, ना कि पूरा पेज. ठीक है. तो कुछ चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजीज होती हैं. जैसे एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी होगी. फर्स्ट वन है हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी. तो इसमें क्या होता है, हर इवेंट या एसिंक्रोनस टास्क के बाद पूरा कंपोनेंट ट्री स्कैन होता है. ओके. ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी रहती है. बट हमें यूज़ करनी चाहिए ऑन पुश स्ट्रेटजीज. ठीक है. ऑप्टिमाइजेशन के लिए. क्योंकि क्योंकि सिर्फ ऑन पुश स्ट्रेटजी में क्या रहता है, सिर्फ तभी डोम अपडेट होगा जब कोई, मान लो कि एट द रेट इनपुट वैल्यू कोई चेंज होती है. ठीक है. सिर्फ तभी ही डोम अपडेट होगा, ना कि कोई भी इवेंट पे डोम अपडेट हो जाएगा जैसे डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी में होता है. ठीक है. तो ऑन पुश स्ट्रेटजी में सिर्फ डोम तभी अपडेट होगा जब कोई इनपुट वैल्यू चेंज होगी. ठीक है. मान लो जब भी कोई डाटा आएगा पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए. ठीक है. क्योंकि हर बार कंपोनेंट ट्री स्कैन होगा, इससे क्या होगा, स्लो होगा हमारा पेज. ठीक है. दैट्स वाई वी शुड यूज़ ऑन पुश स्ट्रेटजी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंशियल लोडिंग इन एंगुलर. सो डिफरेंशियल लोडिंग का मतलब है कि एंगुलर मॉडर्न और ऑर्डर ब्राउजर्स, ठीक है, के लिए अलग अलग बंडल्स जनरेट करता है. ठीक है. डिफरेंट बंडल्स जनरेट करता है फॉर बोथ मॉडर्न एंड ओल्डर ब्राउजर्स. ठीक है. ये होता है हमारा डिफरेंशियल लोडिंग. ओके. सो मॉडर्न ब्राउजर्स कौन से होते हैं, जैसे मॉडर्न ब्राउजर्स हो गए हमारे, लेट्स से मॉडर्न ब्राउजर्स जैसे ES215 से जो ऊपर के ब्राउजर्स हो गए. ठीक है. तो ये आते हैं हमारे मॉडर्न ब्राउजर्स में. तो जो हमारे जो मॉडर्न ब्राउजर्स होते हैं वो ES2015 प्लस को सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे ओल्डर ब्राउजर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ES5 को. ठीक है. तो जो हमारा ES2015 रहता है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो बंडल होता है ना हमारा ES2015 बंडल, तो ये इसका फाइल साइज़ छोटा होता है और ये ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस में माना जाता है. ठीक है. जब भी हम करते हैं ना, लेट्स से एनजी बिल्ड हम यूज़ करते हैं. ठीक है. बिल्ड बनाने के लिए एनजी बिल्ड हाइफन prod. तो जब भी हम ये कमांड यूज़ करते हैं तो दोनों वर्जन्स के बंडल जनरेट होते हैं. ठीक है. दोनों वर्जन्स कौन कौन से, एक ES2015, ठीक है, ES2015 बंडल जनरेट होगा और एक बंडल होगा जनरेट ES5. ES2015 होगा मतलब मॉडर्न ब्राउज़र्स के लिए, और ES5 होगा हमारा ओल्डर ब्राउज़र्स के लिए. ठीक है. तो ये काम कैसे करता है, अब जब भी देखना, एक फ़ाइल होती है हमारी एंगुलर में tsconfig.json. ठीक है. इस फाइल में हमारे पास एक की रहती है. कंपाइलर ऑप्शंस में आप देखोगे टारगेट होगा. ठीक है.
तो टारगेट में हम मेंशन करते हैं, ठीक है, अगर आपने मेंशन कर रखे ES 2015, ठीक है, तो एंगुलर ऑटोमेटिकली दोनों वर्जन्स जनरेट करेगा, ठीक है। एक करेगा जनरेट मॉडर्न ब्राउज़र्स के लिए जिसमें ES 2015 प्लस वर्जन मिलेगा, ठीक है, और एक बंडल जनरेट करेगा ओल्डर ब्राउज़र्स को ES5 वर्जन सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट डिफरेंशियल लोडिंग का, मीन्स डिफरेंट बंडल्स फॉर बोथ मॉडर्न एंड ओल्डर ब्राउज़र्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एंगुलर हैंडल SSR। तो SSR रहता है हमारा एंगुलर सर्वर साइड रेंडरिंग, ओके। तो हम एंगुलर यूनिवर्सल यूज़ करते हैं, ओके। तो एंगुलर का SSR फीचर एंगुलर यूनिवर्सल के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, ओके। नॉर्मली एंगुलर एक क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट पर रन करता है, बट सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज़ करके हम जो हमारा पेज है वो सर्वर पर जनरेट कर सकते हैं। मीन्स कि SSR में क्या होता है, HTML और डाटा पहले से ही सर्वर पर जनरेट हो जाता है ताकि ब्राउज़र में पेज जल्दी लोड हो सके, ठीक है। तो बेसिकली SSR में क्या रहता है, जो हमारा HTML होता है और जो डाटा रहता है वो पहले से ही सर्वर पर जनरेट हो जाता है ताकि ब्राउज़र्स में पेज जल्दी लोड हो सके। नहीं तो HTML को ब्राउज़र पे जनरेट होना पड़ेगा, तो बेटर है उसको सर्वर पर जनरेट कर लो ताकि पेज लोड हमारा जल्दी हो सके। तो इसको हम बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं ना, तो हमें इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है एंगुलर यूनिवर्सल को। तो उसकी कमांड है ng @ng-universal, ओके, ठीक है। इसके थ्रू हम कर सकते हैं एक्सप्रेस इंजन, ओके। बट जब हमें इसे रन करना है तो उसके लिए कमांड क्या रहती है, npm run। अगर हमें बिल्ड बनानी है तो बिल्ड कॉलम SSR, ठीक है। और अगर हमें सर्व करना है तो हमारी रहती है npm run serve SSR, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग का। अब नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डायनामिक मॉड्यूल्स एंड हाउ आर दे इम्प्लीमेंटेड इन एंगुलर। सो डायनामिक मॉड्यूल्स का मतलब है कि हम एट रन टाइम नए मॉड्यूल्स लोड कर सकें बिना एप्लीकेशन रीलोड किए, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा हो जाता है तब हम इम्प्लीमेंट करते हैं लेज़ी लोडिंग और डायनामिक मॉड्यूल लोडिंग, ओके। इससे परफॉर्मेंस बेटर होती है और अननेसेसरी कोड लोड नहीं होता, ओके। बेसिकली ये सिमिलर रहता है हमारा लेज़ी लोडिंग से, मीन्स कि एट रन टाइम नए मॉड्यूल्स हम लोड कर सकते हैं। सो ये था कंसेप्ट हमारा डायनामिक मॉड्यूल्स का। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंजेक्टर इन एंगुलर, ओके। तो इंजेक्टर क्या रहता है, एंगुलर में इंजेक्टर का यूज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन को मैनेज करने के लिए होता है। जब भी हम किसी क्लास या सर्विस को इंजेक्ट करते हैं तो एंगुलर इंजेक्टर का यूज़ करके उसका इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंगुलर क्या करेगा, मान लो एक सर्विस हमने बनाई है, ठीक है, तो एंगुलर इंजेक्टर का यूज़ करेगा उस सर्विस का इंस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इंजेक्टर क्या है, ये कंटेनर है जो डिपेंडेंसीज मीन्स सर्विसेज कंपोनेंट्स डायरेक्टिव्स का इंस्टेंस स्टोर और मैनेज करता है ताकि हम मैन्युअली न्यू कीवर्ड का यूज़ ना करें, ठीक है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, जब भी एंगुलर कोई कंपोनेंट या सर्विस बनाता है तो वो इंजेक्टर के थ्रू उसका इंस्टेंस क्रिएट करता है, ओके। तो इंजेक्टर ये इंश्योर करता है कि सर्विस का एक ही इंस्टेंस हर जगह पर यूज़ हो, तो इसको बोलते हैं हम सिंगलटन पैटर्न, ओके। तो इंजेक्टर ये इंश्योर करता है कि सर्विस का एक ही इंस्टेंस हर जगह पर यूज़ हो, दैट इज़ कॉल्ड सिंगलटन पैटर्न, ओके। एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर में इंजेक्टर अलग अलग लेवल्स पे डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करता है। सो कुछ टाइप्स हैं हमारे पास इंजेक्टर्स के। टाइप्स कौन कौन से हैं, वी हैव मॉड्यूल लेवल इंजेक्टर, फर्स्ट वन इज मॉड्यूल लेवल इंजेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं रूट इंजेक्टर, ठीक है। तो ये
अगर हम किसी सर्विस को लेट्स से मॉड्यूल 11 इंजेक्टर में हम क्या करते हैं, प्रोवाइडेड इन रूट। ओके, अगर हम किसी सर्विस को प्रोवाइडेड इन रूट करते हैं, ओके, तो इसका मतलब है कि वो सर्विस पूरे एप्लीकेशन में एक ही इंस्टेंस यूज़ करेगी। ओके, तो सेकंड है हमारा कंपोनेंट लेवल इंजेक्टर। ये था हमारा मॉड्यूल लेवल इंजेक्टर। नेक्स्ट इज कंपोनेंट लेवल इंजेक्टर। सो कंपोनेंट लेवल इंजेक्टर में क्या रहता है, अगर किसी सर्विस को कंपोनेंट के प्रोवाइडर्स में हम डिफाइन करते हैं तो उसका नया इंस्टेंस सिर्फ उस कंपोनेंट या उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स के लिए क्रिएट होता है। ओके, तो बेसिकली हम इसको प्रोवाइडर्स एरे में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहाँ डिफाइन करते हैं, प्रोवाइडर्स में। ओके, इस एरे में हम अपनी सर्विस को डिफाइन करते हैं, माई सर्विस। ओके, तो अगर किसी सर्विस को कंपोनेंट के प्रोवाइडर्स में अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसका जो नया इंस्टेंस सिर्फ हम उस कंपोनेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपोनेंट लेवल इंजेक्टर। और मॉड्यूल लेवल इंजेक्टर में क्या रहता है, हम प्रोवाइडेड इन रूट करते हैं। ठीक है, तो हम ये मेंशन करते हैं ताकि जो हमारी सर्विस है एप्लीकेशन लेवल पे हम उसको यूज़ कर सकें। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।